चलिए हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में हमने शुरू किया था पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 क्लास कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है। आप लोग जाइए वे 2 वीडियो को देखिए। और हमने कल की लास्ट क्वेश्चन किया था कि 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के कारण को लिखिए। तो इसका कारण में हमने सबसे पहले देखा था कि लुई फिलिप का जो असफलता है उसे ही क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में अच्छे से समझा था। चलिए हम लोग आज की क्लास में देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग आगे बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बोल रहा है कि वियना सम्मेलन क्यों किया गया था और इसकी क्या उपलब्धि थी। वियना सम्मेलन क्यों किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि 1789 ईस्वी से लेकर के जो 1815 ईस्वी तक का जो समय था वह नेपोलियन बोनापार्ट का था। उतना तक वह नेपोलियन बोनापार्ट ही वहाँ का राजा था। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कानून को लागू किए थे। जो 1789 से पहले था वो बहुत ख़राब कानून था, जो कि जनता को सताया जा रहा था। लेकिन जब ये राजा बने नेपोलियन बोनापार्ट, तो वहाँ अच्छा कानून लगा दिया, जिसके कारण ये 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन किया जाता है। जब नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो जाता है वाटरलू का युद्ध में, उसके बाद से सम्मेलन में यह किया जाता है कि जो नेपोलियन के द्वारा अच्छा अच्छा कार्य किया गया है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और जो पुरानी व्यवस्था यानी कि 1789 से पहले जितना कानून जैसे रहता था वैसा ही कानून को लगा दिया। तो आप लोग लिखिएगा इसका जवाब में कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था, तथा फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रजातंत्र गणतंत्र का उदय का विरोध करना। यानी जब नेपोलियन बोनापार्ट बना था राजा, तो उस समय यह कह दिया था कि अब जो यहाँ का कानून बनाएगा वह राजा के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, यहाँ का जो कानून बनेगा वह आम जनता ही बनाएगी। ये कानून लगा दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन जब यह वियना का सम्मेलन किया गया तो ये सब को ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि अब जो यहाँ का कानून बनाएगी वह राजा ही बनाएगी। ठीक है, फिर इसकी क्या क्या उपलब्धि थी हम लोग देखेंगे। हम आपको यहाँ पे कुल 3 ऐसे उपलब्धि बताएंगे जो कि वियना सम्मेलन में किया गया। ठीक है, जिसमें से पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला में था कि नेपोलियन के द्वारा जो भी जीता गया क्षेत्र था उसे वापस कर दिया गया। नेपोलियन जब राजा बने थे तो वह चाह रहे थे कि एक सभी को एक करके एक विशाल देश बनाया जाए। ठीक है, और इन्होंने जो अगल बगल के क्षेत्र था उसको अपने अधीन जीता था। तो सबसे पहले जब वियना सम्मेलन हुआ तो सबसे पहले यही कहा गया कि जो नेपोलियन के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र है उसे वापस कर दो। फिर दूसरा पॉइंट में कहा गया कि इटली को 300 छोटे छोटे राज्य में विखंडन कर दो, यानी इटली को 300 छोटे छोटे राज्य में बांट दो। और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि रूस को पोलैंड का एक भाग मिला, रूस देश को एक पोलैंड का हिस्सा मिल गया। अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी राजा का विकसित यानी जीत हुआ, और इस प्रकार से जो वहाँ का प्रतिक्रियावादी शक्ति था उसका विजय हो जाता है। ठीक है, यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जवाब लिख लीजिएगा ना, उम्मीद करते हैं लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन को हमने अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि 1830 ईस्वी में हुए फ्रांस की क्रांति के कारण को लिखिए। 1830 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? ऐसा क्या कारण हो गया था जो 1830 ईस्वी की क्रांति करना पड़ा? ठीक है, फ्रांस में कुल 3 क्रांति हुई थी, जिसमें से हमने आपको 2 क्रांति के बारे में अच्छे से बता दिया। पहला क्रांति 1789 ईस्वी में और दूसरा 1848 ईस्वी में बताया हमें। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि 1830 ईस्वी में जो क्रांति किया गया था किस कारण से किया गया था। तो इसका जवाब देखिए, इसका लिखिएगा आप लोग। फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। गृह युद्ध कहने का मतलब है कि उस देश के अंदर ही एक युद्ध चल रहा था, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। 1830 ईस्वी में अपने देश के अंदर ही एक युद्ध चल रहा था, जिसे हम लोग जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एक बहुत ही प्रचलित कथन था मेटरनिख का, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मेटरनिख का यह कथन था कि फ्रांस जब छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग आगे लिखिएगा कि इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक स्वेच्छाकारी निरंकुशवादी राजा थे। ठीक है, निरंकुशवादी कहने का मतलब हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो सिर्फ अपना शक्ति पे राजा बना है। ठीक है, तो उसे हम लोग निरंकुशवादी कहते हैं, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किया। और यह चार्ल्स दशम ने जो फ्रांस देश के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी, कहने का मतलब जो देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो रही थी, तो उसको दबाने का प्रयास किया। ठीक है, और इन्होंने प्रतिक्रियावादी को पोलेगनेक को प्रधानमंत्री बनाया, और चार्ल्स दशम ने जो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था पोलेगनेक, उसको वहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया। जब इसको प्रधानमंत्री बना दिया तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करेगा, और जब काफ़ी अत्याचार करेगा तो वहाँ के तो आम पब्लिक चुप नहीं बैठेंगे, और इसीलिए वहाँ की जो जनता है वो भड़क उठी और यह क्रांति करने पे विवश हो गई। ठीक है, और इसके विरुद्ध सुधारवादी नेताओं ने जमकर कर रहे थे। ठीक है, तो यही कारण थे दोस्तों जो कि 1830 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति करना पड़ा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत भली भांति तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 में है 1830 ईस्वी में फ्रांस के क्रांति के प्रभावों को लिखिए। जाहिर सी बात है कि जब कोई देश में क्रांति होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रभाव देखने को मिलेंगे, या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन कर दिया जाएगा जब यह लड़ाई ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है, तो इसमें मुख्य क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हुए उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रभाव पड़ा था कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। जब वहाँ पे वियना सम्मेलन जो खराब कानून लगाया गया था वियना सम्मेलन के तहत, तो उसको सभी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में देखते हैं तो पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विकास किया गया। जिस समय 1789 ईस्वी से पहले ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विकास का कार्य नहीं किया जा रहा था, या फिर जब ये वियना सम्मेलन किया गया उसके बाद भी ये नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब 1830 ईस्वी में क्रांति होती है उसके बाद में ये सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में विकास किया गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि देशभक्ति को भावना को बढ़ाया गया। वहाँ की देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया, जो कि 1815 ईस्वी से लेकर के इधर नहीं था, देशभक्ति की भावना को दबा दिया जा रहा था। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा कि जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए एक विकास का आंदोलन चलाया गया। जब किसी देश में काफ़ी समय तक लंबा युद्ध चले तो उस देश तो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो कुछ देश वैसे ही कमज़ोर हो चुकी थी, तो उसकी व्यवस्था को देखते हुए कि उसको कैसे आगे सफल किया जाए, इसी को लेकर के एक विकास का आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये था कि 1830 ईस्वी में क्रांति के प्रभाव पड़े थे, जो कि हमने आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अच्छे से आ चुका होगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रिया जो थी वह इटली और जर्मनी का एकीकरण चाहती ही नहीं थी। ठीक है, यह तो साफ तौर से कहती थी कि किसी भी देश में शासन करो लेकिन उस देश की भलाई ना करो, तो इसीलिए यह नहीं चाहती थी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो। तो आप लोग इसका जवाब कुछ ऐसे लिखेगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। जाहिर सी बात है कि जब कोई देश का एकीकरण करना चाहेंगे तो यदि उस देश के अंदर में जो व्यक्ति रहते हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न ही नहीं होगा तो एकीकरण करना उतना आसान नहीं था, और जो एकीकरण होने मतलब राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न होने ही नहीं दे रहा था मेटरनिख। ठीक है, और मेटरनिख के विरुद्ध
कोई मेटरनिख का कहना ही था, यानी कि मेटरनिख का यह साफ साफ कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो, किसी भी देश में शासन तो करो, लेकिन उस देश के अंदर भलाई ना करो। यह एक निरंकुशवादी राजा था। निरंकुशवादी कहने का मतलब फिर आपको बताते हैं कि जो सिर्फ अपना शक्ति पे राजा बना है, ठीक है, तो उसे निरंकुशवादी कहते हैं। और मेटरनिख कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। और कहा जाता है कि मेटरनिख के रहते इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं था। और यह कहा जाता है कि जब तक मेटरनिख जिंदा है तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसीलिए जब मेटरनिख का पतन हो जाता है उसके बाद ही इटली का एकीकरण होता है। यह कहा जाता है कि जब तक मेटरनिख जिंदा है ना तब तक जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव नहीं था, लेकिन जब मेटरनिख का पतन हो जाता है उसके बाद ही वहाँ एकीकरण किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, तो आप लोग इसका जवाब कुछ इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान था। हमने देखा था कि अभी जस्ट ऊपर जब वियना सम्मेलन किया गया था उस समय जो नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र था उसको वापस किया गया था, यानी कहीं ना कहीं नेपोलियन भी यह चाह रहा था कि एकीकरण हो जाए, जिसके लिए ही वह अगल बगल के क्षेत्र को जीत जीत करके एक विशाल देश तैयार कर रहा था। लेकिन जब वियना सम्मेलन हुआ उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि नेपोलियन का इसमें क्या योगदान था। तो इसका जवाब भी कुछ आप लोग ऐसे लिखिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान था। इन्होंने इटली और जर्मनी का भौगोलिक परिधियों से बाहर निकालकर वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया था। नेपोलियन ने ही इटली और जर्मनी के भौगोलिक परिधियों से निकाल करके एक वास्तविक सत्ता दिलाने का प्रयास किया था, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति ने ही राष्ट्रीयता के सिद्धांत का जन्म दिया। और जब फ्रांस की क्रांति हुआ था वही समय से जो अगल बगल के देश के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना उभर रहा था, ठीक है। और नेपोलियन ने 300 छोटे छोटे राज्यों को मात्र 39 राज्यों में परिवर्तन कर दिया था। और नेपोलियन ने ही जो 300 छोटे छोटे राज्य में बट गया था इटली, उसको मात्र 39 राज्य में परिवर्तन किया था। और इन्होंने एकीकरण करने के लिए ही 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की भी स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1806 ईस्वी में जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की, तो इसका जवाब आपको देना है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेजनी कौन था। मेजनी ये भी एक काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो कि इससे भी आपसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी इसको अच्छे से देख लीजिए। मेजनी कौन था, तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, जेनेवा में, 1805 ईस्वी में, ठीक है, जेनेवा में हुआ था। और इसे इटली का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कि इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी का, ठीक है। यह कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक भी थे। मेजनी क्या थे, ये एक लेखक और दार्शनिक थे, ठीक है। मेजनी क्या थे, एक लेखक और दार्शनिक थे। इन्होंने 1830 ईस्वी में एक नागरिक आंदोलन चलाया। यहाँ पे देखिए, नागरिक आंदोलन कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं नागरिक के भला के लिए ही किया गया था। यह नागरिक के भला के लिए किया जाएगा तो नागरिक तो इसको पक्का समर्थन करेगी और इसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पे इस क्रांति को नागरिक ने भरपूर सहयोग दिया था, ठीक है, जिसकी समर्थन तमाम जनता ने किया था, किसकी, नागरिक आंदोलन का। और यह नागरिक आंदोलन सफल हो गया तो इसके जस्ट एक साल तुरंत बाद इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया यंग इटली। 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। और यदि यंग इटली भी सफल हो गई तो इन्होंने 1834 में फिर एक संस्था बनाया जिसका नाम
यंग यूरोप दिया। यहाँ से फिर पूछा जाता है आपसे कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने की थी, आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर इसको मैथ्सिनी के नाम से जाना जाता है, मैथ्सिनी, लेकिन कहीं कहीं पर इसको मेजनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोल रहा है काउंट काबूर कौन था। ये भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिसको इसको कहा जाता है कि सिर्फ अपना समस्या को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। ठीक है, इसीलिए ये भी बहुत बड़ा योगदान दिए थे इटली को एकीकरण करने में। चलिए हम लोग जानेंगे कि काउंट काबूर कौन था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। सफल कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब कि यह प्लान बनाने में काफ़ी माहिर व्यक्ति था कि यदि किसी भी देश से युद्ध करना है तो कैसे प्लान बनाएं कि उस देश को हरा दिया जाए। तो ये सफल कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब समझ में आया ना, कि प्लान बनाना, इसमें प्लान बनाने का जो दिमाग था काफ़ी तेज था। ठीक है, एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति था। और यह काउंट काबूर कैसा व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जो निरंकुशवाद जो कि अपने शक्ति पे राजा बना है। ठीक है, निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था और यह जानता था कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया थी। और ये काउंट काबूर बहुत अच्छे से जानते थे कि जो इटली का एकीकरण में जो सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह ऑस्ट्रिया ही है। ठीक है, अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इन्होंने फ्रांस से दोस्ती कर ली और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए ये काउंट काबूर किससे दोस्ती कर लेते हैं, फ्रांस से दोस्ती कर लेते हैं। और जबकि फ्रांस ऑस्ट्रिया का बहुत गहरी दोस्ती थी, ठीक है, पक्का मित्र था। ये इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे और जो काउंट काबूर व्यक्ति थे वह इटली और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इटली का समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। ठीक है, यानी कि जो इटली का समस्या था उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। कौन, काउंट काबूर। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किसने इटली की समस्या को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, तो आपको जवाब देना है काउंट काबूर। तो ये क्वेश्चन का जवाब कुछ आपको इस प्रकार से देना है, बहुत अच्छे से देख लीजिए और अपने कॉपी में लिखते चलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, इटली के 3 विभूति को लिखें। इटली के ऐसे कौन 3 विभूति थे जो कि इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान दिए थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इटली के 3 विभूति कौन कौन थे। तो पहला विभूति थे मेजनी के लिए आत्मा, दूसरा था कि काउंट काबूर के लिए बुद्धि। आपको अभी हमने जस्ट बताया कि काउंट काबूर के लिए बुद्धि था, क्योंकि इसने सिर्फ अपना समस्या था उसको पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। तो जाहिर सी ऐसा कोई बुद्धिमानी व्यक्ति ही कर सकता है। और तीसरा गैरीवाल्डी के लिए लपलपाती हुई तलवार। गैरीवाल्डी एक पेशे से नाविक था, यानी यह नाव चलाने का कार्य कर रहा था, लेकिन तलवार चलाने में काफ़ी माहिर व्यक्ति था। बहुत अच्छे से तलवार चलाना इसने जानता था। ठीक है, इसीलिए गैरीवाल्डी के लिए लपलपाती हुई तलवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विक्टर एमेनुअल के लिए पूरा शरीर। और जो विक्टर एमेनुअल थे वह अपने पूरा शरीर से ही युद्ध करते थे। ठीक है, आप लोग ये 3 विभूति ध्यान में रखिएगा। हमने यहाँ पे आपको 4 विभूति बताया है, लेकिन आपको जो जो अच्छा लगता है उसमें से 3 को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इटली के 3 विभूति आपसे पूछा जाए तो जवाब दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग दे दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और आज का क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए, रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। रक्त एवं लौह, रक्त का नाम आ गया, यानी जरूर यहाँ पे कोई मार धार या मार काट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब ऐसे दीजिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, बिस्मार्क ने। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन कौन किया था, बिस्मार्क, और यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बन गया था। ठीक है, इसका कहना था, ये बिस्मार्क का कहना ही था, यदि
इटली और जर्मनी का सचमुच एकीकरण करना है तो सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि सच ही में करना है तो एक विशाल सेना का गठन करना होगा। ये कहना था किसका? बिस्मार्क का। ठीक है, तो आपको इसका जवाब कुछ ऐसा देना है, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। इसका कहना था कि किसी सिर्फ भाषण करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इटली और जर्मनी का एकीकरण करना है तो एक विशाल सेना का संगठन करना होगा। ठीक है, ये है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी क्लियर हो सके एग्ज़ाम के लिए हर एक क्वेश्चन इतिहास का। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।